हेलो दोस्तों, एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में हमारे बहुत बढ़िया-बढ़िया टॉपिक चल रहे हैं। आपके कुछ टॉपिक यहाँ पर हो चुके हैं, वो आप हमारी पिछली क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। आज जो हम यहाँ पर अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर आता है। नाम है उसका संधि। तो संधि के अंदर जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे कराए जाएंगे, ध्यान से देखना है, समझना है, ताकि आपको संधि करनी आ जाए। बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी और बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, बस संधि में कुछ रूल होते हैं जो हमें समझने होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि संधि क्या है, क्या इसकी परिभाषा और क्या इसके रूल और नियम है। तो संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परिभाषा में कहा जाता है कि दो वर्णों के मेल को, ठीक है, और वर्णों का जो मेल है, ये वर्ण का अन्य नाम क्या होता है? वर्ण का ही अन्य नाम होता है ध्वनि। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो ध्वनि के मेल को संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया जाता है कि हम जैसे कर दें विद्यालय में संधि, ये हो गया हमारा शब्द विद्यालय। अब हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया, तो एक हो गया विद्या और एक शब्द हो गया आलय। क्या हो गया? आलय। अब यहाँ पर विद्या में क्या आया? आ। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? आ। तो आ में आ मिलाया तो आगे भी क्या बन गया? आ। और आ की लगाते हैं मात्रा, जो कि यहाँ पर हो रही है। इसीलिए इसकी परिभाषा हम ये पढ़ते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो ये दो वर्ण, दो ध्वनि, दो अक्षर जब आपस में मिल जाते हैं तो वो ही बन जाती है हमारी संधि। ठीक है, तो ये हो गए हमारी संधि। अब आते हैं संधि के भेद। तो संधि के भेद कितने होते हैं? भेद हो जाते हैं जी इसके तीन। कौन कौन से? सबसे पहली होती है स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। दूसरी हो जाती है हमारी व्यंजन संधि, दूसरी संधि का नाम व्यंजन संधि। और तीसरी हो जाती है हमारी विसर्ग संधि। देखिए, इनकी परिभाषाएं बहुत लंबी लंबी होती है, मैं आपको शॉर्टकट में बहुत इजी, बहुत बढ़िया से बता रही हूँ कि इसकी परिभाषा क्या है। स्वर संधि है, तो स्वर संधि में क्या होता है कि जब स्वर का स्वर में मेल हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी स्वर संधि। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 स्वर होते हैं। उन 11 स्वरों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो स्वर को स्वर में मिलाने पर स्वर ही बनता है और वो ही हो जाती है हमारी स्वर संधि। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? हिंदी के अंदर होते हैं स्वर संधि के 5 भेद। हिंदी क्यों बोला मैंने? क्योंकि संस्कृत में 5 नहीं होते, संस्कृत में 7 होते हैं, बल्कि कहीं कहीं पर 8 भी होते हैं और हिंदी में होते हैं 5। तो यहाँ पर जो सबसे पहली स्वर संधि की संधि है उसका नाम है दीर्घ संधि। इसके बाद आती है दूसरी गुण संधि। पहली दीर्घ, दूसरी गुण, तीसरी वृद्धि, यानी कि जहां पर वर्णों का रूप वृद्ध हो जाता है। चौथी आती है यण और पांचवी आ जाती है अयादि संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद। तो जब आपसे पूछे जाए कि संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्ण या दो ध्वनि के मेल को संधि कहते हैं। और संधि के भेद हो जाते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर का स्वर में मेल ही स्वर संधि है। ठीक है, हमारे 11 मूल स्वरों का आपस में जब मेल होता है तो वो ही हमारी क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब इसमें सबसे पहले आ जाती है दीर्घ संधि। अब इस दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है, अब देखिए, देख लेते हैं। हमारी ये जो दीर्घ संधि है, इस दीर्घ संधि में होता है हमारे कुछ वर्णों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उनका रूप कैसा हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है,
तो वो कौन से वर्ण है वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला होता है हमारा आ, फिर होती है बड़ी ई, और फिर होता है बड़ा ओ। ठीक है, इन तीन वर्णों का जब दीर्घ रूप कर दिया जाता है तो वो हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। अब देखिए इसमें एक एक वर्ण का देखते हैं कि एक एक वर्ण की दीर्घ संधि कैसे होगी। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमारा इसमें आया आ, तो आ का नियम देख लेते हैं क्या है कि यदि ए के सामने ए आया, या फिर आ के सामने आ आया, या ए के सामने आ आया, या फिर आ के सामने ए आया कोई भी रूल आ जाए, इन चार तरीकों के अलावा कोई और वर्ण कैसे भी आ ही नहीं सकता। या तो दोनों एक जैसे होंगे, छोटे छोटे, या बड़े बड़े होंगे, या छोटे बड़े होंगे, या फिर बड़े छोटे होंगे। तो कुछ भी हो जाए, अगर इस तरह से कुछ भी वर्ण हो रहा है तो अंत में उसका क्या बन जाना है, आ। और आ की केवल एक मात्रा, एक रेखा, एक डंडा होता है जिसे हम आ की मात्रा बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें शब्द है हमारा, हमने अभी लिखा था विद्यालय, तो ये विद्यालय भी इसके अंदर आ जाता है। यह शब्द है हमारा विद्या अध्ययन। ठीक है, विद्या अध्ययन। यह शब्द है हमारा शिवालय। देखिए सारे शब्दों में आ आना चाहिए, तभी हमारा आ का एग्जाम्पल होगा। अब हमने विद्यालय की संधि कर ली थी, अब विद्या अध्ययन की देख लेते हैं एक बार कैसे होगी। इस शब्द को दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, और कहाँ से तोड़ेंगे शब्द को, ऐसे स्थान से तोड़ेंगे जहां पर हमारे मात्रा का वर्ण आ रहा होगा। हमने कहा हम आ का एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो आ हमारा कहाँ पर आ रहा है, विद्या के पास, तो वहीं से ही शब्द को दो भागों में विभाजित करना है। एक शब्द हमने तोड़कर क्या बना दिया, विद्या, और दूसरा शब्द धयन बचा, तो धयन कुछ नहीं होता, ये ए का साउंड विद्या के अंदर ही है, यहां से हमने ए की ध्वनि ली और शब्द बन गया हमारा अध्ययन, विद्या अध्ययन। तो यहाँ पर देखो विद्या में किसकी ध्वनि की आवाज आ रही है, आ की, और यहाँ पर किसकी आ रही है, ए की। मैंने कहा यदि आ के सामने ए आया तो भी अंत में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, है ना। आ के सामने यदि ए आया तो भी अंत में क्या हो जाता है, आ हो जाता है। एक शब्द और देख लेते हैं, शब्द है शिवालय। कहाँ से तोड़ेंगे, जहां पर संधि का वर्ण होगा, जहां पर मात्रा शो हो रही होगी। यहाँ पर वा के पास आ की मात्रा आ रही है, बस यहीं से शब्द को दो भागों में विभाजित करना है। एक शब्द हो गया हमारा शिव। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, संधि में हमेशा शब्दों को जब विभाजित किया जाता है तो दोनों शब्दों का अपना कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम किसी भी शब्द को तोड़कर दो भागों में विभाजित कर देंगे। शब्द हमारा दो भागों में विभाजित तभी होता है जब दोनों शब्दों का कोई अर्थ होता है। कभी कभी संधि में ऐसे वर्ण मिलेंगे, लिखा कुछ और होता है लेकिन विभाजित होने पर उनका रूप कुछ और बन जाता है। वो इसीलिए बन जाता है क्योंकि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हीं शब्दों को संधि के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो अब हमने शिवालय शब्द लिया, इधर कर दिया शिव, और इधर कर दिया हमने आलय, क्योंकि लय शब्द नहीं होगा, आ की ध्वनि वा में से ली तो शब्द बन गया आलय। आलय करेंगे तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आलय मतलब होता है घर, और शिव मतलब भगवान शिव, तो जो भगवान शिव का घर है उसी को बोला जाता है शिवालय। यहाँ पर वे में से किसकी ध्वनि की आवाज आ रही है, ए की। अब आप पूछो कि वे में से ए की ध्वनि कहाँ से निकाल ली, तो देखो वे के नीचे कोई हलंत नहीं लगा, अगर हलंत लगा हुआ होता तो ये शुद्ध व्यंजन होता, और अगर इसके नीचे हलंत नहीं है इसका मतलब व्यंजन के साथ इसमें स्वर भी समाहित है, तो इसीलिए वे में से ए की आवाज आई और यहाँ पर सीधे सीधे आ लिखा है। रूल हमने पढ़ा था कि ए के सामने आ आने पर भी अंत में क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो शिवालय हमारा किस संधि का एग्जाम्पल हो गया, दीर्घ संधि के आ का।
ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ई। अब देख लेते हैं ई का कैसे होता है। ई का पहले हम शब्द लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके नियम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि यदि हमारी ई कुछ इस तरह से आई, छोटी छोटी आई, या फिर बड़ी बड़ी आई, या फिर छोटी बड़ी आई, छोटी ई और फिर उसके बाद बड़ी ई, या फिर बड़ी ई या फिर छोटी ई। अंत में सबका क्या होना है, अंत में सबका बड़ा ई होना है और जिसकी मात्रा कुछ ऐसे होती है। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ को जो मात्रा लगती है वो बड़ी ई की मात्रा होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं आगे चल के भूल जाते हैं कि मात्रा किस तरफ से कौन सी सही होती है। अब इसके अंदर जैसे हमारा शब्द है कपीश, एक शब्द है हमारा कपीश या फिर कवींद्र, या शब्द है हमारा रविंद्र। अच्छा, ध्यान से एक चीज देखेगा, यदि हम वर्तनी के आधार पर, स्पेलिंग के आधार पर रविंद्र शब्द को लिखें तो हमारा रविंद्र शब्द ये सही होता है, वै पे बड़ी की मात्रा। ठीक है, रविंद्र, और इसमें से यहां से न। लेकिन यदि संधि के आधार पर देखें तो ये रविंद्र हमारा बिल्कुल सही लिखा है। तो अगर कभी भी आपको वर्तनी के आधार पर रविंद्र शब्द में ढूंढने को आ जाए कि वर्तनी के आधार पर दोनों में से कौन सा सही है, तो आपका छोटा ई वाला रविंद्र सही है। और अगर संधि के आधार पर आ जाए कि कौन सा सही है, तो संधि के आधार पर हमारा बड़ा ई वाला रविंद्र सही है। ठीक है, सही दोनों है, लेकिन वर्तनी के आधार पर ये गलत है। गलत क्यों है पहले मैं यही बता देती हूँ। देखिए, जब हम रविंद्र की संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें रविंद्र हमारा कुछ ऐसे आएगा। हमने कहा पहला शब्द हमारा कहाँ से टूटेगा, जहां पर हमारी जो संधि की ध्वनि है, आवाज है, वर्ण है या मात्रा है, वो हमारी वै के ऊपर आ रही है। हमने वै के पास से दो भागों में विभाजित कर दिया, एक आगे एक पीछे। पहला जो टूटा वो क्या बना, रवि, और रवि के बाद क्या बचा, न और द्र बचा। नद्र कुछ शब्द नहीं होता, इसीलिए इसमें से ई की साउंड लेंगे, और ई की जब हमने यहाँ से ध्वनि ली तो ये शब्द बना इंद्र। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंद्र में हमेशा छोटा ई आता है और ईश में हमेशा बड़ा ई आता है। अब यहाँ पर छोटा ई आया वै के पास, और यहाँ पर भी छोटा ई आया। अब जब छोटा छोटा आ रहा है तो रूल क्या था कि यदि छोटी ई इधर और छोटी ई इधर आया तो बाद में ई कैसी बननी है, बड़ी ही बननी है। तो इसी वजह से रविंद्र शब्द ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कविंद्र। अब कविंद्र को भी कहां से तोड़ना है, जहां पर हमारी ध्वनि की मात्रा आ रही है। यहां से पहला भाग इधर विभाजित, दूसरा भाग इधर विभाजित हमने कर दिया। कवि लिख दिया, कवि में वै पे छोटी की मात्रा आती है, इसीलिए कवि हमारा बिल्कुल सही है। इंद्र में मैंने बताया छोटा ही ई आता है, तो ये हो गया हमारा इंद्र। ठीक है, वै पे कौन सी ई की ध्वनि आई, छोटा ई, इधर भी कौन सा आया, छोटा ई, छोटा छोटा बाद में कौन सा बन गया, बड़ा। ठीक है, ऐसे ही शब्द लिखा है हमारा कपीश। तो देखिए मैंने अभी बताया था ईश में हमेशा बड़ा ई आता है। इसमें क्या कर देंगे, हमने कर दिया पहला शब्द तोड़ा तो क्या बना, कपी, और कपी में छोटी ई आता है, और इधर ईश में लिख दिया बड़ा ई। कपी प्लस ईश, इधर छोटा इधर बड़ा, छोटा बड़ा बाद में क्या बन गया, बड़ा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। क्लियर है ना सबको। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओ। ऊ का भी यही रूल हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चीजें ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छी समझ में आएंगी, और जैसे ही आप देखना बंद कर दोगे चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। रूल है कि यदि पहले छोटा छोटा आए, या फिर बड़ा बड़ा आए, या फिर कहीं पर छोटा बड़ा आए, कहते हैं ना छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो या फिर कहीं पर पहले बड़ा ऊ आ जाए और फिर उसके बाद छोटा ऊ आ जाए। अब इनका सबका क्या होना है, अंत में होना बड़ा ऊ ही है, और यदि बड़ा ऊ कहीं पर लगता है तो उसकी मात्रा इस तरह से लगती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान से देखिएगा
कि यदि रे पे छोटे ऊ की मात्रा लग रही होती है तो वो ऐसे होती है, और यदि बड़े ऊ की मात्रा लग रही होती है तो वो गोल घुमा के ऐसे ही लग रही होती है जैसे बड़े ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, हमने शब्द लिखा, शब्द है हमारा भानुदय। ठीक है, भानुदय। या फिर शब्द हमारा इसमें हो गया, इसका एग्जाम्पल का शब्द देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं इसके अंदर। शब्द है हमारा इसमें भानुदय के बाद धातुष्मा। धातुष्मा। ठीक है, दो शब्द हैं, दोनों पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है। जहां पर मात्रा है शब्द वहीं से टूटना है। ठीक है, जहां पर मात्रा है। अब ये भानु शब्द है, हमने बोला भानु, तो भानु में कौन सा ऊ आया? बड़ा ऊ। ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर खाली दे और ये आया। अब दे और ये कुछ नहीं होता, इसीलिए इसमें से ऊ की ध्वनि लेंगे और शब्द बन जाएगा उदय। अब अगर उदय में मैं बड़ा ऊ लगा दूं तो बड़े ऊ का कोई मीनिंग नहीं होता उदय शब्द में। छोटे ऊ के साथ दय जोड़ने से उदय मतलब प्रकाशित होना या निकलना। तो ठीक है, यहाँ पर आया बड़ा ऊ, यहाँ पर आया छोटा ऊ। बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा जब भी आएगा तो कैसा हो जाएगा? बड़ा ऊ, जो कि हमारा एग्जाम्पल में यहाँ पर हो रहा है ना। नेक्स्ट हमारा शब्द आया धातुष्मा। ऐसे ही धातुष्मा को दो भागों में विभाजित कर देंगे। शब्द है हमारा धातु, हमने बोला धातु, धातु नहीं बोलता ना, धातु ऐसे नहीं बोलता, हम बोलते हैं धातु। तो धातु में बड़ा ऊ आया और यहाँ पर ये ऊ का ध्वनि ऊष्मा ले लेंगे, और ऊष्मा में कौन सा ऊ आता है? बड़ा ऊ। तो ये बन गया हमारा धातु, यहाँ पर भी बड़ा ऊ और ऊष्मा में भी बड़ा ऊ, और बड़ा बड़ा लास्ट में भी कैसा हो गया? बड़ा। तो ये हो गए हमारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, और इसके अंदर केवल ये तीन ही ध्वनि आती हैं। और ये तीन ही क्यों आती हैं? जब हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो वहां पर एक माहेश्वर सूत्र आता है, तो उस माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग ही उसमें ये निर्धारित किया होता है कि किस संधि के अंदर कौन से वर्ण आते हैं। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो वहां पर पूरा देखते हैं, हिंदी में इन चीजों की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। बाकी ये बता रही हूँ कि संधि के गुणों की या संधि की जो ध्वनि है, मात्रा है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? वो माहेश्वर सूत्र से होती है, जहां पर बताया हुआ होता है कि दीर्घ संधि के अंदर इसका एक सूत्र वहां पर दिया होता है, इको यणची, नहीं सॉरी, ये अब वो होती है इसकी, इसका सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा, ये संस्कृत में आता है, हिंदी में नहीं आता, तो डरने की जरूरत नहीं है। अका सवर्णे दीर्घा। और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है अक, तो अक प्रत्याहार निर्मित होते हैं कि उसके अंदर कितने वर्ण होते हैं? तो ये तीन ही होते हैं। इसी आधार पर हमारी वृद्धि संधि में केवल तीन ही वर्ण आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गुण संधि। हिंदी में नहीं है इसलिए घबराओ भी मत और ज्यादा इस पर ध्यान भी मत दो। जो संस्कृत पढ़ते हैं उन्हीं को इसकी जरूरत होती है, और संस्कृत वाले संस्कृत में ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आई हमारी गुण संधि। अब गुण संधि के अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी हमारी क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं, जो हमें देखनी होती है कि कौन सी किस रूल के आधार पर आई। इसमें कौन सी है कि इसमें होता है कि एक तो ओ की मात्रा, एक होती है ओ की मात्रा, एक होती है इसमें ए की मात्रा। और देखिए ए की मात्रा केवल एक होती है किसी भी वर्ण के ऊपर। ठीक है, और एक होती है इसमें क्या? अर की ध्वनि। क्या होती है? अर की ध्वनि। रे के नीचे मैंने हलंत इसलिए लगाया है क्योंकि जहां पर भी अर की ध्वनि होगी वहां पर ये री से ऋषि इस तरह से प्रयोग होगा। री से ऋषि लिखते हैं ना हम, तो री से ऋषि की जो मात्रा होती है वो कुछ इस तरह से होती है किसी भी वर्ण के नीचे, अर्ध वृत्ताकार। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि री से ऋषि कैसा वर्ण है, तो वो अर्ध वृत्ताकार है। अर्ध वृत्ताकार किस लिए? क्योंकि ये आधा गोला होता है,
आधा गोला इसमें होता ही नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारी गुण संधि में ओ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है और एक अर की ध्वनि होती है। सबसे पहले देख लेते हैं ओ की मात्रा में क्या है। ओ की मात्रा के वर्ण देखते हैं पहले हम। इसमें हमने लिखा शब्द है हमारा मनो नु कूल, मनो अनुकूल, या फिर शब्द है हमारा इसमें सूर्यो सूर्योदय, या फिर शब्द है हमारा इसमें गुण संधि के अंदर शब्द हो जाएगा हमारा इसमें गंगोर्मी, या हाँ गंगोर्मी लिख लेते हैं। शब्द है हमारा गंगो उर्मी। ठीक ठीक है, ये हमारे 3 शब्द हैं गुण संधि के अंदर। अब देखो गुण संधि में ओ का एग्जाम्पल होता क्या है। अब इसमें क्या होता है कि यदि ए के सामने छोटा या फिर बड़ा ऊ आया, हम किसी भी शब्द को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग हमारे इस प्लस से इधर का होता है, दूसरा भाग इधर होता है। तो अगर किसी भी शब्द के प्रारंभ के शब्द के अंत में ए की ध्वनि आई या फिर किसकी आई, आ की आई, वैसे तो ए की ही आती है, ए और आ, और इधर छोटा या बड़ा ऊ आया तो वो किस में बदल जाएगा, वो ओ में बदल जाएगा। ठीक है, ओ की मात्रा एक डंडे पर एक मात्रा। ठीक है, अब हमने इसमें शब्द देखा। देखो रूल ये लगना चाहिए, पहचान इसकी यही होती है, ओ की मात्रा होती है। लेकिन जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, ऐसे ही हर ओ की मात्रा हमारी गुण संधि नहीं होती। तो अब ओ की मात्रा देखनी है और ये देखना है कि रूल ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। हमने शब्द लिखा मनो अनुकूल, कहाँ से बांटेंगे, जहां पर संधि की मात्रा आ रही है। एक शब्द आ गया हमारा मन, एक शब्द आ गया इसमें यहां से ए की ध्वनि लेंगे और यहां से ये नुकूल, ये हमने ऐसे लिख दिया अनुकूल। तो क्या इसमें ये हमारा रूल लगा, इसमें हमारा ये रूल ही नहीं लगा, क्योंकि ये क्या था कि यहाँ पर ए की ध्वनि आनी चाहिए और यहाँ पर छोटा या बड़ा ऊ आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल नहीं है। अगर ये गुण संधि का नहीं है तो किसका है, ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे तो ये हमारा विसर्ग संधि का है। क्यों, वो जब हम विसर्ग पढ़ेंगे तब बताऊंगी। बस मैंने ये बताया है कि अगर आप ऐसे मन में मान के बैठे हो कि हर ओ की मात्रा गुण संधि होती है, तो हर ओ की मात्रा गुण संधि नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शब्द है सूर्यो उदय। सूर्य उदय को हमने 2 भागों में विभाजित किया। एक शब्द हो गया हमारा सूर्य, एक हो गया हमारा उदय। ठीक है, मैंने बताया था कि उदय में छोटा ऊ ही आता है। यहाँ पर सूर्य, य के अंदर किसकी ध्वनि आई, ए की। ठीक है, और यहाँ पर किसकी आ रही है, यहाँ आ रही है ऊ की। ए के सामने ऊ आया तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, जो कि हमारा एग्जाम्पल में हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये हो गया जी आपका गुण संधि का एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही शब्द है हमारा गंगोर्मी। हमने गंगा शब्द की संधि विच्छेद की, जहां पर ओ की मात्रा है वहीं पर संधि होगी। हमने इसको 2 भागों में विभाजित किया। एक शब्द हो गया गंगा और एक शब्द हो गया उर्मी। ठीक है, गंगा उर्मी। एक चीज और है, उर्मी ऐसे भी लिखा जाता है और उर्मी ऐसे भी लिखा जाता है, और इस उर्मी का मतलब होता है लहरें या प्रवाह। तो गंगा उर्मी का मतलब यहाँ पर है कि जो गंगा में आने वाली लहरें या उसका प्रवाह होता है, तो प्रवाह के लिए छोटा ऊ आता है, इसीलिए गंगा उर्मी ये बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर गंगा में से किसकी आवाज आई, आ की। यहाँ पर किसकी आवाज आई, छोटे ऊ की। आ के सामने छोटा ऊ आया तो क्या बन गया रूल के अकॉर्डिंग, ओ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा ओ का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना ए का। ठीक है,
ए में कैसा होता है? देखिए संधि बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होती है, अगर आप समझ रहे हो अच्छे से तो बहुत बढ़िया चीज होती है संधि। और एक बार अगर आपको इसका रूल समझ में आ गया तो आपको इसे समझने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही नेक्स्ट रूल है हमारा, ए या आ के सामने यदि छोटी या बड़ी ई आ गई तो हमारा क्या बन जाता है? ए बन जाता है, यानी कि किसी भी वर्ण के ऊपर एक मात्रा। इसमें आने वाले शब्द देख लेते हैं। इसमें आने वाले शब्द होते हैं हमारे जैसे दिनेश या फिर महेश या फिर राकेश। ये हमारे 3 शब्द हैं जिसकी हम संधि विच्छेद करेंगे। ध्यान रखिएगा संधि की मात्रा के पास से ही संधि विच्छेद करना है। शब्द लिखा है दिनेश, दिनेश में न पे ए की मात्रा है, इसीलिए यहीं से इसे 2 टुकड़ों में बांटेंगे। हमने इसकी संधि की। एक शब्द हो गया हमारा दिन। हमने इधर दिन क्यों लिखा? क्योंकि रूल है कि या तो इधर ए आएगा या फिर आ आएगा। अगर मैं इसे दिना लिख दूं तो ये गलत होगा। दिन का मतलब होता है एक नया दिन या समय या फिर एक नई सुबह, जो भी। ठीक है, तो दिन, दिन के बाद अब इसमें रूल है कि ये ए की मात्रा इसलिए आई होगी कि या तो इधर ई छोटा होगा या फिर ई बड़ा होगा। और मैंने आपको बताया कि ईश में हमेशा बड़ा ई आता है, इसीलिए हमने लिखा दिन प्लस ईश। न में से किसकी आवाज आई? ए की। और यहां से किसकी आई? बड़ी ई की। ए के सामने बड़ा ई आया तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया? ए हो गया। इसीलिए शब्द बन गया हमारा दिनेश। और किसके अंदर चला गया? गुण संधि के अंदर। नेक्स्ट है शब्द हमारा महेश। ऐसे ही महेश शब्द की संधि विच्छेद करनी है। महेश शब्द को है के पास से तोड़ेंगे। हमने इसकी संधि की, हमने लिख दिया मह। जब हम मह लिख रहे हैं तो मह शब्द का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, इसीलिए मह का लिख दिया हमने महा। ठीक है, ये महा शब्द यानी कि महान। और ए की जगह पर हमारा ई आना है। और ई और श जब ईश लिखेंगे तो ईश हमेशा बड़ा ई आता है, इसीलिए महा प्लस ईश। हा में आया आ और यहाँ पर आया बड़ा ई, तो ये आ के सामने बड़ा ई आने की वजह से ये हमारा रूल किस में चला गया? गुण संधि में, और शब्द बन गया महेश। ऐसे ही राकेश की हो जाती है। अगर राकेश शब्द की संधि विच्छेद करने पर आप इसका राक करो तो कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन राकेश का मतलब होता है रात्रि का राजा, उसी को बोलते हैं राकेश। ठीक है, तो यहाँ पर राक का हो जाता है राका, और राका मतलब राजा। और ईश मैंने बताया ही था कैसे लिखते हैं, तो राका प्लस ईश। यहाँ पर आया आ, यहाँ पर आया बड़ा ई, और ये हमारा रूल बन गया ए की मात्रा का और गुण संधि का। ठीक है, कंफर्म है सबको? तो ये हो गया हमारा गुण संधि का ए का एग्जाम्पल। मैंने बताया इसके अंदर एक ध्वनि और आती है अर की। ठीक है, अर की ध्वनि आती है। रूल क्या होता है उसमें? रूल होता है कि ए के सामने, यहाँ पर क्या होगा? ए या आ के सामने री से ऋषि आ रहा होगा। अगर यहाँ पर ए या आ के सामने री से ऋषि आ रहा है तो किसी भी वर्ण में आधा री से ऋषि लगेगा और ध्वनि आएगी अर। अर की ध्वनि तभी सुनाई देगी जब पूरा शब्द बना हुआ होगा, और जब हम उस शब्द को 2 भागों में विभाजित कर देंगे तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा? री से ऋषि। देख लेते हैं कैसे बनेगा। जैसे हमने इसके अंदर शब्द लिख दिया, शब्द है हमारा देवर्षि। देखिए प्रारंभ के 2 वर्ण बोल के देखने हैं, बस इतना बोलिएगा। जब हम इसे इतना बोल रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखना, कभी आप देव बोलकर छोड़ दो। ये जो किसी भी वर्ण के ऊपर रे लगा हुआ होता है, ये रे इन वर्णों के साथ बोलता है, यहाँ लिखे हुए वर्ण से पहले बोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कर्म लिखा है
तो हम इस कर्म को लिख रहे हैं मैं के ऊपर, लेकिन पढ़ेंगे कै के जस्ट बाद। और कै के जस्ट बाद पढ़ने का मतलब है कि मैं सबसे अंत में पढ़ा जाएगा। कै, रे और फिर मैं, तभी हम इसे कर्म बोलते हैं। बस रे आधा होता है, इसलिए बहुत जल्दी भूल जाता है। ऐसे ही जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको ये प्रारंभ के 2 वर्ण बोलने हैं, तो इन 2 वर्णों के साथ ये रे भी इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। हम इसे बोलेंगे देवर। ठीक है, ऐसे ही हमारा शब्द है, हमने लिखा महर्षि। और जब हम महर्षि लिख रहे हैं तो ये जो 2 वर्ण बोलने की बात हो रही है, तो हम इसे मह नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे महर। क्या बोलेंगे? महर। इसमें से भी अर की ध्वनि आई और देवर में से भी अर की ध्वनि आई। तो अर की ध्वनि आई तो इसका मतलब ये पहचानने वाली चीज बता रही हूं मैं आपको कि एग्जाम टाइम में आप पहचानोगे कैसे, क्योंकि ये चीजें जो ये ऋ से ऋषि की मैं बात कर रही हूँ ये आपकी यण संधि में भी आती है। तो वहां पर आप कैसे पहचान करोगे? आपके सामने जो शब्द लिखा होगा उसे प्रारंभ के 2 वर्णों से बोलकर देखिएगा, और जब आप 2 वर्णों से बोलकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके अंदर गया। ठीक है, हमने बोला देवर, देवर बोलते ही अर की ध्वनि सुनाई दी और ये गुण संधि के अंदर चला गया। अब रूल क्या होगा शब्द को तोड़ने का कि इधर ए या आ आना है और उसके सामने री से ऋषि आना है। हमने इसे 2 भागों में विभाजित किया। एक शब्द लिख दिया हमने देव, और एक ये जो री आधा लगा हुआ था ये री का बन जाएगा री से ऋषि, और शब्द बन गया हमारा पूरा ऋषि। देव प्लस ऋषि, वै में से आवाज आई ए की, और यहां से आया री से ऋषि की ध्वनि। ए के सामने यदि री से ऋषि आता है तो हमारा वर्ण आधा रे हो जाएगा और अर की ध्वनि सुनाई देगी। हो रहा है ना ये चीज? ऐसे शब्द है महर्षि, महर्षि में भी शब्द हमारा मह न होकर हो गया महा, क्योंकि मह का मीनिंग नहीं होता, महा का मीनिंग होता है महान। तो ये महर्षि का मतलब होता है महाऋषि। यहां से आवाज आई आ की, यहां से आवाज आई री से ऋषि की, और आ के सामने री से ऋषि आने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा गुण संधि में गया, अर की ध्वनि आई और वर्ण हमारा आधा बनकर इसके ऊपर लग गया। तो ये हमने आज की देख संधि और आपकी कोण संधि, इनके एग्जाम्पल अच्छे से कीजिएगा। बाकी चीजें हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये चीजें कैसे हुई थी कैसे नहीं। ओके, थैंक यू।